साथियों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आउट ऑफ सिलेबस में स्वागत है। मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह और भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने अपने संघर्ष से समाज में एक बदलाव लाने का प्रयास किया और कानूनवेत्ता के रूप में भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए इनके बारे में आज हम एक सारगर्भित चर्चा करते हैं। आपके सामने जो पीडीएफ दिखाई दे रही है वह है राजेश मिश्रा सर की पुस्तक से ली गई है। चलिए हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो दलित उद्धार के लिए इनका योगदान प्रमुख रूप से है। इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बात हो जाए तो दलितों के नेता, सामाजिक समानता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के नगर महू के मध्यम वर्गीय परिवार महार में हुआ। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर में, ये महू नामक स्थान है, महार जाति में इनका जन्म होता है। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। तो किसने भेजा था? बड़ौदा गुजरात के महाराजा गायकवाड़ थे। इन्होंने इनको छात्रवृत्ति देकर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजा था। वर्ष 1926 में अंबेडकर बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। इन तथ्यों को भी हमको अपनी परीक्षा के लिए अपनी स्मृति में बनाकर रखना है कि 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को मनोनीत किया गया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य थिंकर्स के बारे में वीडियो बनाए गए हैं, आप उसको जाके देखें, आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा। अम्बेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया या शामिल हुए। तो एससी जाति, शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में यह शामिल हुए थे, जो कि 1930, 31, 32 में इनका आयोजन हुआ था। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए। यानी जब स्वतंत्र भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल बना तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। विधि मंत्री के रूप में अम्बेडकर संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। देखिए, संविधान निर्माण में बहुत सारी समितियों ने काम किया है, उसमें से एक समिति है आपकी प्रारूप समिति। तो उस समिति के ये अध्यक्ष थे और उस समिति में भी 7 अन्य सदस्य थे। तो इस प्रकार से वह काम किए हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने। 5 फरवरी 1951 को संसद में अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके असफल हो जाने पर 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। तो ये हिंदू कोड बिल कब आया था? 1951 में आया और यह हिंदू कोड बिल असफल हो गया, पास नहीं हो सका। तो 27 सितंबर 1951 को जब नेहरू पीएम थे, फर्स्ट टाइम सरकार बनी थी, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अम्बेडकर ने 1920 में मूक नायक, जो कि साप्ताहिक पत्र था,
1927 में बहिष्कृत भारत, जो कि पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया, यानी शायद 15 दिन के लिए आता रहा होगा ये। तो ये भी आप ध्यान रखें कि मूक नायक आपका 1920 में निकाला गया। बहिष्कृत भारत यह है 1927 में, इसका प्रकाशन डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। अम्बेडकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ रचनाएं हैं, उनको देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें से वेटिंग फॉर अ वीजा, यह है अम्बेडकर की आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा 1935-36 में इसको लिखा गया है। तो आत्मकथा के रूप में इसको ध्यान दें कि यह आत्मकथा है। कास्ट इन इंडिया 1917 में लिखी गई पुस्तक है। हु वेर द शूद्रास, तो शूद्र कौन है, 1946 में इसके बारे में लिखा गया। ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, इसको 1948 में लिखा गया। रिडल इन हिंदुइज्म 1997 में लिखी गई पुस्तक है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में इसको लिखा गया। तो आप इनको क्रमशः याद रखें और कोशिश करें कि आपको इनकी पुस्तकों का क्रम भी याद हो जाए और इनके नाम भी याद हो जाए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। सामाजिक विचार क्या है डॉक्टर अम्बेडकर के? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। तो वर्ण व्यवस्था जो कि हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में व्याप्त है, तो उसको इन्होंने विरोध किया है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आक्रमण किया। यानी कुल मिला के डॉक्टर अम्बेडकर छुआछूत की व्यवस्था से परेशान थे और इसको वह अमानवीय मानते थे, क्योंकि ईश्वर ने जिसको बनाया है वह किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो फिर मनुष्य ने अपनी जो व्यवस्था बनाई उस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे, जातिगत छुआछूत का भाव रखेंगे, तो यह कहीं ना कहीं किसी वर्ग के लिए अमानवीय साबित होगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था के नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन माना है ना। कोई उसका लॉजिक नहीं है और एक अव्यवहारिक भी है, अन्यायपूर्ण है, और सामने वाले की गरिमा भी कहीं ना कहीं उसको धक्का लगता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से की है। तो वर्ण व्यवस्था की तुलना ये प्लेटो से कर रहे हैं, प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से की है, क्योंकि वह भी दार्शनिक राजा, इसके अलावा सैनिक और व्यापारी, इनके बारे में वह अपने मत रखते हैं प्लेटो। तो इसी संदर्भ में वर्ण व्यवस्था की तुलना डॉक्टर अम्बेडकर इससे कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन या ऐसे फैक्ट तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आपको प्रश्न पत्र में कारण और कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है। फिर उसके आंसर बनते हैं कि दोनों सत्य हैं, एक असत्य है, एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो अगर आप केवल रटने पर फोकस करेंगे, हम कुछ चीज़ें रट लें और हमारा एग्जाम हो जाए, तो संभावना थोड़ी कम रहती है। उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। पेपरों का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था में वे दोष विद्यमान हैं जो सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्यमान थे। ठीक है ना। तो वो उसकी बुराई को आकलन कर रहे हैं, प्लेटो से भी उसकी तुलना बुराई के मामले में कर रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था में दोष है वह कहीं ना कहीं प्लेटो की व्यवस्था में भी, कल्पना में भी उसको देखा जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हुए कहा कि हिंदू समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था उत्तरदायी है। देखिए, जाति व्यवस्था के लिए वह बोल रहे हैं कि भाई हिंदू समाज की अनेक विकृतियां जो आई हैं, जो बुराइयां आई हैं और जो अन्याय हो रहे हैं, उसके लिए जाति व्यवस्था जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। और जाति की व्यवस्था जो आज भी समाज में व्याप्त है, इसके बारे में सामाजिक सुधार की आवश्यकता तो है ही,
लेकिन भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से जाति ने अपनी पकड़ बनाई है और राजनीतिक दलों ने जाति को पकड़ के रखा है, ये मेरे व्यक्तिगत मत है कि उसके लिए राजनीति भी उतनी जिम्मेदार है जितना समाज। देखिए, जो व्यवस्था बनाई जाए उसको बदलाव लाने के लिए बनाया जाना चाहिए, ना कि बदला लेने के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी के भी विचार हैं उसमें कि अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसको बदले की भावना से नहीं, हृदय परिवर्तन के द्वारा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव होना और जातिवाद, छुआछूत तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातीय व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत का यानी अस्पृश्यता का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें वर्ण व्यवस्था में है। अंबेडकर ने समाज के उत्थान के लिए अस्पृश्यता का निवारण अति आवश्यक माना, है ना। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जड़ें वह वर्ण व्यवस्था में देख रहे हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल की व्यवस्था थी, और वैदिक काल में कोई भी रूढ़िवादिता नहीं देखने को मिलती थी। जो भी एक व्यक्ति जो काम करता था उसको उसके अनुसार समाज में एक स्तर बना हुआ था, और वो व्यवस्था ठीक भी थी कि हर एक व्यक्ति के कुछ काम बटे हुए थे। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वह व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो जाती है, और कुरीतियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और जब कोई कार्य बाध्यकारी हो जाए किसी को करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकता भी आने लगती है, और वही बुराइयां बाद में अस्पृश्यता के रूप में देखने को मिलती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिए जाने के आधार पर भी विरोध किया, है ना, कि शूद्रों को भाई नीचे क्यों रखते हो आप, सबसे अंतिम में उसका स्थान रखते हैं। और समाज में उनके साथ कुछ जो अमानवीय घटनाएं होती रही हैं, और जो अम्बेडकर जी ने उसको महसूस किया, तो उसके आधार पर भी वह उसका विरोध कर रहे हैं। तो शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में वह अपनी रचना शूद्र कौन थे, हु वेर द शूद्राज, जो कि 1949 में इसको लिखा गया है, में शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही भाग माना है। तो यह शूद्रों को क्षत्रिय वर्ण का भाग मान रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। तो उपनयन यानी कि जैसे हम देखते हैं ना, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, तो शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। यानी कि इनकी सबसे अधिक जो आलोचना है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर टिकी हुई है डॉक्टर अंबेडकर की, कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया वैसा किया, और उसको भेदकारी रूप में वो देख रहे हैं। महार वतन प्रणाली तथा खोट व्यवस्था। महार वतन प्रणाली महाराष्ट्र में प्रचलित थी। महार वतन प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्य रूप में उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था। और खोट जमींदार थे, किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे। खोटी भूमि प्रबंध का तरीका था जो महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में था। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन दोनों प्रणालियों का विरोध किया है। कौन कौन सी प्रणाली, खोट और महार वतन प्रणाली तथा खोट व्यवस्था, इसका अंबेडकर जी विरोध कर रहे हैं। फिर देखते हैं दलित वर्गों के उत्थान का उपाय क्या क्या इन्होंने उपाय के लिए बोले हैं कि भाई दलितों का उत्थान होना चाहिए। तो हिंदू समाज के परंपरागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज को समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। यानी जो विधान चल रहे हैं, जो व्यवस्था चल रही है हिंदू समाज में, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। तभी समाज में समता और भाईचारे की भावना का विकास हो सकता है। दलित वर्ग के उत्थान के रूप में अंबेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव दिया।
दलित वर्गों के उत्थान के लिए अम्बेडकर ने दलित वर्गों को संगठित, जागरूक, शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो वो कहते हैं कि संगठित रहो, जागरूक रहो, शिक्षित बनो। इसकी बात भी अम्बेडकर कह रहे हैं। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए अम्बेडकर ने उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप में बल प्रदान किया। यानी कि अगर उनकी व्यवस्था सुधारनी है दलितों की तो उनको शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। इस पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्हें संगठित होने का आह्वान किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने गाँव को उदासीनता का अड्डा कहा तथा दलित वर्ग के सदस्यों को गाँव छोड़ने का सुझाव दिया और भावी भारत में शहरों को अत्यधिक महत्व दिया। ठीक है ना, क्योंकि शहर की व्यवस्था से जुड़ेंगे तो उनका विकास हो जाएगा, ऐसा वह मान रहे हैं। और आर्थिक जो शहरों में आर्थिक विचार को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पहलू ज़्यादा हावी रहते हैं। इस पर भी उनका फोकस रहा होगा। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित विद्यार्थियों को शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया। तो जो पिछड़े या दलित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा और सर्विस नौकरी में आरक्षण के लिए समर्थन किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी सुझाव दिया है। वह ब्राह्मण धर्म या कहें कि हम हिंदू धर्म से अलग होकर डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या है कि जो बौद्ध धर्म का विकास हुआ था तो महात्मा बुद्ध जो कि जन्म से क्षत्रिय थे वो, और उस समय जो बुराइयां आई समाज में उनको दूर करने के लिए उन्होंने अहिंसा, समानता, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सब नियमों को उसमें शामिल किया था। एवं जातिगत भेदभाव को, छुआछूत, इन सब चीज़ों के लिए उसमें एक समरसता देखने को मिलती रही। इसलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का ये सुझाव देते हैं। वर्ष 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसको आप ध्यान रखें कि 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के औद्योगिकरण को दलितों के उद्धार के लिए प्रभावशाली माना है। यानी कि अगर औद्योगिकरण होगा तो जो श्रमिक वर्ग है या जो दलित वर्ग है जो श्रम करता है उनकी स्थिति में सुधार होगा। दलित वर्गों के उत्थान के लिए अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसको 1942 में इनकी स्थापना की। यानी कि कौन कौन संगठन? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इसकी स्थापना करते हैं। इसके अलावा 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति संघ, इसकी स्थापना अम्बेडकर ने दोनों को स्थापित किया है। डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक विचार। तो डॉक्टर अम्बेडकर राज्य के स्वरूप के बारे में क्या कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्य का उदारवादी स्वरूप स्वीकार किया तथा वे कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। यानी कि उदारवादी भी हो और कल्याणकारी राज्य भी हो, समाज के विकास के लिए, समाज कल्याण के लिए सरकार काम करे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया है। ओके। अम्बेडकर के अनुसार धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है। आप इसको ध्यान रखें, ये कथन काफी महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर कह रहे हैं कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है। भाई आप धर्म भक्ति कीजिए, आत्मा को पवित्र कीजिए, मोक्ष प्राप्त कीजिए, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा या व्यक्ति पूजा की बात कर रहे हैं, वह संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित कर देती है। राजनीति में किसी भी नेता को, किसी व्यक्ति को आप इतना बड़ा मत बनाइए कि वह देश के प्रति समतुल्य हो जाए या फिर देश से बड़ा हो जाए या फिर उसकी आलोचना ही ना हो सके, क्योंकि वह केवल एक राजनेता है। वह कुछ समय के लिए सरकार का एक मुखिया बना है। इसका भी आम नागरिक को ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो तानाशाही बढ़ने लगेगी और
अपकर्ष यानी कि समाज और देश नुकसान में चला जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो तथा जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित ना हो। यानी कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण उनके दिमाग में है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में होना भी चाहिए। अगर कोई एक संस्था सारे काम करेगी तो वह तानाशाही हो जाएगी, वह आम जनता की बात नहीं सुनेगी और अपने जिम्मेदारी नहीं समझेगी, उत्तरदायित्व की भावना भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी सरकार हो, उसको हमेशा यह भय रहना चाहिए कि हम अगले पंचवर्षीय में हम अगर अच्छी काम नहीं करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। तो अगर उनकी पावर अलग अलग संस्था में केंद्रित है तो वह मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी यह व्यवस्था जरूरी है कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार क्या हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया है तथा इसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक माना है। यानी संविधान भी हो और लोकतंत्र भी व्यवस्था रहनी चाहिए। एक मिनट। तो संवैधानिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और संवैधानिक नैतिकता को भी ये आवश्यक मान रहे हैं। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। तो अगर हमको राजनीति स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना है तो आपको सामाजिक स्तर पर भी लोकतंत्र चाहिए और आर्थिक स्तर पर भी लोकतंत्र रहना चाहिए। यानी कि केवल सरकार बस बना देने से लोकतंत्र नहीं आ जाएगा। समाज की व्यवस्था में भी सभी वर्गों का नेतृत्व होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर भी सभी वर्गों का कल्याण होना चाहिए, तभी वास्तव में यह राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो पाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके। तो स्वतंत्र शासन और लोकतंत्र तभी सफल होंगे जब वह क्या कह रहे हैं कि शासक वर्ग के पास जो सत्ता है उसको सीमित किया जा सके, यानी उसकी पावर को असीमित न किया जाए, उस पर प्रतिबंध भी हो। क्योंकि अगर निरंकुश हो जाएगा कोई शासक तो वह फिर लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। ऐसी बात डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं। अतः केवल संविधान एवं वयस्क मताधिकार से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। देखिए, आज भी सभी लोगों को वोट डालने का राइट है, व्यक्ति अपना मत का प्रयोग करते भी हैं और संविधान भी आज भी बढ़िया चल रहा है। लगभग 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता अपने मत का प्रयोग भी करके सरकार बनाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या जो डेमोक्रेसी की कल्पना स्वतंत्र भारत के समय संविधान सभा के व्यक्तियों ने की थी, क्या वैसा स्वरूप सरकार का या फिर समाज में उस चीज़ के प्रति जागरूकता क्या आ पाई है? क्या आज भी लोग दारू पीकर या फिर 100, 200, 500 रुपये में बिककर या ऐसी योजनाओं के लालच में आकर, जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ यह समाज को ही पता है कि ये पैसे क्यों दिए जाते हैं और सरकार को ही पता है कि हम ये योजना क्यों चला रहे हैं। यानी राजा मंत्री चोर सिपाही सबको पता है कि किस तरीके से अपने एजेंडे को ठीक करने के लिए सभी प्रकार की परंपरा या तंत्र चलाया जा रहा है। फिर ऐसी व्यवस्था जो कि सरकार की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था जो डेमोक्रेसी में चल रही है, क्या इसके लिए ये सब चीज़ें की गई थी? क्या केवल लोगों के चेहरे को बदलकर ही सारी व्यवस्था बदल दी जाएगी? क्या चेहरे बदलते जाएंगे हर 5 साल में? तो इसके लिए समाज को भी इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अपने मत का अधिकार हम अपने स्वार्थ के लिए ना करें, जाति की राजनीति के लिए ना करें,
इस देश के विकास का भी योगदान है। इस देश में योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी प्रमुख स्थान में रहने का अधिकार होना चाहिए। तो केवल सरकारें गलत नहीं होती हैं, यह देश का समाज भी गलत होता है कई बार। वो वैसी कहावत है कि आप अगर आपके आईने में ही कुछ गड़बड़ी है तो आप खूब चेहरा धोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए आम इंसान को, तभी वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। नहीं तो व्यवस्था चली रही है तो चलती रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। उन्होंने लोकतंत्र की निम्नलिखित समस्याओं का भी वर्णन किया है। राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है। लोकतंत्र किसके लिए है? यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज में शासन एवं शासित के मध्य सत्ता का संघर्ष होता है ना। जो शासन कर रहे हैं और जो शासित हो रहे हैं उनके मध्य संघर्ष होता है लोकतंत्र में। सत्ताधारी अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों में प्रभुत्व बनाने में सफल हो जाते हैं। जो शासन करते हैं वह जो वंचित वर्ग हैं और उनमें अपने हेजेमनी स्थापित करके वह बार बार अपनी सरकारें बनाते रहते हैं। और आप देखेंगे कि भाई किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में, किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य सरकार में, प्रांतीय सरकारों में आप देखें, यहाँ तक कि आप लोकल गवर्नमेंट में भी देखें, तो आप पाएंगे कि कुछ ही वर्गों के लोग, और यहाँ मैं बात उनकी भी कर रहा हूँ जो आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इस देश में कुछ आरक्षित सीटों से भी चुनाव लड़े जाते हैं। तो आरक्षित वर्ग के लोग भी इस चीज़ से अवगत होने चाहिए कि उस क्षेत्र में केवल एक ही वर्ग या फिर एक ही जाति का विकास हो रहा है, क्योंकि निरंतर उस आरक्षित सीट से, यदि वो एससी सीट है, एसटी सीट है, तो वहाँ से केवल उसी परिवार के लोग बार बार विधायक बन रहे हैं, बार बार सांसद बन रहे हैं। तो क्या उस क्षेत्र का विकास हो रहा है या फिर केवल खाना पूर्ति हो रही है? तो कई बार जो एससी एसटी है वह अन्य वर्गों पर अपने आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कई बार एक निष्पक्षता से और देखना पड़ेगा कि हमारा हित वास्तव में कहाँ जा रहा है। ऐसे कुछ जातियां हैं, ऐसे कुछ वर्ग हैं जो भले ही वो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हों, लेकिन वह ही उनका आपस में खाना पूर्ति चल रही है, जबकि सभी समाज का विकास हो नहीं रहा उससे। तो ऐसी व्यवस्था अगर 500 साल भी चलती रहेगी तो भी समाज का विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर हम उसके लिए अपने भूतकाल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं जो समय बीत चुका हो, क्योंकि आज यदि व्यवस्था चल रही है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है ना। हम हर समय के लिए अपने बीते हुए समय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से हमको समझनी पड़ेगी। फिर देखते हैं अम्बेडकर के जाति वर्ग लोकतंत्र पर क्या विचार है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता एवं लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है जिसे नहीं समझा जाता है। यानी स्वतंत्रता के प्रति उनका विचार स्पष्ट है कि भाई विदेशियों के द्वारा शासन करने से भारत स्वतंत्र नहीं होगा वास्तविक रूप से, इसलिए हमको अपने देश के लोगों के शासन में इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे देश के व्यक्ति ही इस पर शासन करें। अतः कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं। तो वह बात कर रहे हैं कि किसी देश की स्वतंत्रता और लोगों की स्वतंत्रता, यानी कि बात फिर से सामाजिक व्यवस्था पर आ रही है, क्योंकि वह महसूस कर रहे हैं कि समाज में जो दलित वर्ग है उसको स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब कानूनी और सामाजिक स्वतंत्रता मिले। देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग जिनका शोषण हो रहा है उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है, इसलिए लोगों की स्वतंत्रता से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंतर है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भारत में जाति वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जाति और वर्ग में कुछ अंतर होते हैं। तो जाति हम देखते हैं जैसे कि विभिन्न जातियां होती हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल रूप से जो भारत में जातियां हैं वह इसका उदाहरण है। लेकिन वर्ग की जब बात होती है तो वर्ग मतलब होता है भाई कृषक वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया,
शिक्षित वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, या फिर बहुत संपन्न वर्ग हो गया। तो यहाँ वर्गों से मतलब नहीं है लोगों को, यहाँ जातियों से मतलब है ना। कौन हरिजन है, कौन पिछड़ा है, कौन सामान्य है, ये सब यहाँ जातियाँ बनी हुई हैं और जातियाँ अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं वर्ग के बजाय। यहाँ वर्ग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन जो मुझको लगता है कि वर्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में अगर डायरेक्ट भले ही जाति की भूमिका रहती हो, लेकिन आज भी जो पूंजीपति वर्ग है या शिक्षित वर्ग है या जो मध्यम वर्ग है, जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहता है या दलित वर्ग कहता है, यह आज भी अब महत्वपूर्ण हो चले हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार उस समय वो जाति को अधिक महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण क्या है? तो डॉक्टर अम्बेडकर मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार नागरिकों के कुछ अधिकारों को अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी अधिकारों को देने की बात कर रहे हैं वो, मानव अधिकार भी होने चाहिए, इसके भी वो समर्थक हैं। इसके अलावा उन्होंने संविधान सुरक्षा, यानी उनको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, केवल अधिकारों को लिखने वर्ष से काम नहीं चलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आर्थिक विचार क्या है अम्बेडकर जी के? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भारी उद्योगों का समर्थन किया है, यानी बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, यानी कि उसमें निजी और आपकी प्राइवेट और पब्लिक दोनों शामिल होने चाहिए। सरकार भी उसमें काम करे और निजी क्षेत्र भी उसमें काम करें। कृषि क्षेत्र में उन्होंने सहकारी कृषि का समर्थन किया है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सहकारी कृषि का समर्थन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आर्थिक विचारों को निम्नलिखित रचनाओं में व्यक्त किया है, तो इनको आप देख लें। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी पर उन्होंने पीएचडी शोध किया था। पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। ये उनकी आर्थिक विचारों संबंधी रचनाएं हैं, इनको आप देख लें। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और वित्त पर लिख रहे हैं वह, है ना। प्रांतीय ब्रिटिश सरकार के बारे में वह लिख रहे हैं, वित्त संबंधी चीज़ों पर। रुपए की समस्या क्या है उस पर भी इन्होंने लिखा है। स्मॉल होल्डिंग मतलब जो क्या बोल सकते हैं, सीमांत किसान होते हैं, उनकी समस्या पर ये बात रख रहे हैं। मार्क्सवाद की आलोचना किस प्रकार कर रहे हैं उस पर भी हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया, यानी जो मार्क्स कहता है ना कि सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के मध्य वर्ग संघर्ष होना चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष द्वारा समाज से गरीबी और शोषण को नहीं मिटाया जा सकता है। यानी आप वर्ग संघर्ष करेंगे तो समाज में केवल तनाव पैदा होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, उससे विकास नहीं होता है, न उसको किसी को उससे कुछ मिलेगा। केवल राजनीतिक घटनाक्रम होगा, छोटे छोटे फसाद पैदा होंगे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसकी बात वो कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की साम्यवादी दलों की आलोचना भी की, यानी वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है। उनके अनुसार ये दल उच्च जाति के लोगों का संगठन है। उसमें भी वह आलोचना कर रहे हैं कि ये साम्यवादी जो पार्टियां हैं उसमें उच्च जाति के लोग ही उसमें शामिल हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर माना। अब देखते हैं भाई डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी के द्वारा चलाया गया अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम भ्रामक है। उनके अनुसार यह सनातनवाद का दूसरा रूप है। भाई अम्बेडकर इनका भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि अछूतों के उद्धार का यह कार्यक्रम भले ही चला रहे हों लेकिन ये भ्रामक है। जबकि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका चलाई थी, है ना। इसके अलावा वह समाज सुधार के काफ़ी काम किए उन्होंने।
अब यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है, यानी गांधी जी की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं हिंदूवाद की सभी बुराइयां। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, इसलिए भी ये उनकी आलोचना कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी ने हिंदूवाद की कुरीतियों का दार्शनिक औचित्य प्रतिपादित किया, यानी कुरीतियों का समर्थन कहीं ना कहीं गांधी जी कर रहे हैं इनके अनुसार, अम्बेडकर के अनुसार। वो दार्शनिक औचित्य उसका स्थापित करके ऐसा आपस में आलोचनात्मक चर्चा है उनकी। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधीवाद में विरोधाभास है, क्योंकि गांधी जी देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे थे, परंतु वे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे, है ना। तो गांधी जी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के जो समर्थक जान पड़ते हैं, उसके पीछे ये है कि भाई जो जिसका उस समय काम है तो उस समय की व्यवस्था के अनुसार वह व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि समाज में आर्थिक व्यवस्था उससे सुधरी रहती है, ऐसा हम मानते थे। लेकिन बुराइयों का और छुआछूत का विरोध उन्होंने भरपूर किया है, इसको हम नहीं नकार सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी द्वारा वर्णित रामराज्य की संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में संभव नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया तथा उन्होंने इस सिद्धांत को हास्यास्पद बताया, है ना, कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत को वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उन्होंने इस सिद्धांत को मजाक में डाल दिया कि ये तो मजाक जैसा हो गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि गांधीवादी विचार में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, क्योंकि गांधी जी जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं, अम्बेडकर ने उसका कड़ा खंडन किया है, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं भौतिकवाद की ओर अम्बेडकर का झुकाव है, इसलिए वह इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक विषमता में अगर भौतिकवाद आ जाएगा तो व्यक्ति फिर आर्थिक पक्ष की तरफ जाएगा, उससे समाज की जो व्यवस्था है वह कमज़ोर पड़ती है, इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संबंधी कुछ तथ्य हैं कि उनको देखें हम। तो स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया है? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में हुई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी 20 मार्च 1924 को की गई, ठीक है ना। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 में स्थापित की गई। इसी दल को अम्बेडकर के समर्थकों ने वर्ष 1957 में रिपब्लिकन दल का नाम दिया। इसको दिया लेबर पार्टी को रिपब्लिकन दल 1957 में। जाति की समाप्ति, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट में इसकी समाप्ति के 3 चरणों का उल्लेख किया है। रिफिकेशन, ट्रांसडेंस, एनिहिलेशन। तो आप इनको ध्यान दें कि जाति की समाप्ति के लिए ये 3 बातें अम्बेडकर द्वारा बताई गई हैं, रिफिकेशन, ट्रांसडेंस और एनिहिलेशन। इस प्रकार से हमने डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और उनकी रचनाएं, उनकी संस्थाएं, उनके योगदान को देखा। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इनके विचार महत्वपूर्ण तो है ही, और आपके लिए प्रश्नों को सॉल्व करने में आपके लिए मदद करेंगे। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए अन्य विचार के साथ। नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। आपके सहयोग की हमको आवश्यकता है, तभी हम आगे इसमें प्रगति कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।